हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका एक बार फिर से इंद्र मोहन चौहान मेमोरियल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड के बारे में, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो 5th सेमेस्टर के छात्र होते हैं उनके सिलेबस में दिया गया है। इसको हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। और यह आज की हमारी 6ठी क्लास है, यानी 6th क्लास आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले इंडक्शन मोटर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे टार्क इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर के जो रोटर में टार्क पैदा होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। यह आज की हमारी क्लास है। इसके साथ ही साथ मैं आपको 2 मिनट में इंडक्शन मोटर क्या होता है बताना चाहूँगा। इसके बाद जो हमारी आज की क्लास है टार्क इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी इंडक्शन मोटर में जो बल आघूर्ण होता है, जो टार्क पैदा होता है, वह किन किन बातों पर निर्भर करता है और उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होती है। तो सबसे पहले आइए हम लोग ये जो आपको इमेज दिख रही हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट में चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फिगर में आपको दिख रहा है ये 3 फेज एक इंडक्शन मोटर की संरचना अलग अलग व्यू में अलग अलग पोजीशन में आपको दिखाई गई है। जैसे मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक 3 फेज इंडक्शन मोटर, यह एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के सभी भागों को अलग अलग करके दिखाया गया है। जैसा कि आप इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें भी 3 फेज इंडक्शन मोटर के सभी भागों को अलग अलग आपको दिखाया गया है। इसमें से आ जाइए, बैठ जाइए। इसमें से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसका स्टेटर होता है। स्टेटर में स्लॉट्स कटे होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 फेज वाइंडिंग करते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 3 फेज वाइंडिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर 3 फेज वाइंडिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर 3 फेज वाइंडिंग दिखाई दे रही है। तो स्टेटर में स्लॉट्स कटे हुए हैं। इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि केवल स्लॉट्स को दिखाया गया है। इसमें हम लोग 3 फेज वाइंडिंग करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और सामान्यतः आप अपने घर पर भी देखे होंगे कि जो हमारी मोटरें होती हैं उसके स्टेटर में स्लॉट्स कटे होते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाइंडिंग करते हैं। या जब मोटर जल जाती है तो मैकेनिक जो भी आते हैं उसके द्वारा वाइंडिंग करवाते हैं। तो ये हमारी स्टेटर की बात हो गई। बाकी ये जो होता है इसका टर्मिनल बॉक्स होता है, अभी खुला हुआ इसमें दिख रहा है, इसमें टर्मिनल बॉक्स इसका बंद है। ये इसका रोटर है, ये इसका क्या है, रोटर है। रोटर क्या होता है, इंडक्शन मोटर का जो भाग घूमता है उसे हम लोग रोटर कहते हैं। और जो टार्क पैदा होता है वह रोटर में ही पैदा होता है। और रोटर ये जो शाफ्ट होता है, इस शाफ्ट के माध्यम से हम लोग पुल्ली लगा लेते हैं और पुल्ली के द्वारा हम लोग बाहर से मैकेनिकल लोड प्राप्त करते हैं। तो ये चीज़ हमारे एक इंडक्शन मोटर होता है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये बाहर से इसका शाफ्ट दिखाई दे रहा है। इस पर हम लोग बाहर से कोई पुल्ली लगाकर या कोई मैकेनिकल सिस्टम लगाकर किसी बाहरी लोड को ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये जितने भी इसमें सभी पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज की हमारी जो क्लास है वह इस इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है उसमें जो टार्क पैदा होता है उस टार्क के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि टार्क किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर तो ये देखिए, यह कुछ एक व्यू आपको दिखाई दे रहा है एक इंडक्शन मोटर का, जो कि यह आपका इतना भाग आपको रोटर दिखाई दे रहा है। आगे दूसरे इमेज में देखेंगे तो ये इस इमेज में आपको इसका रोटर दिखाई दे रहा है। ये इसका रोटर है, ये इसका क्या है, रोटर है। बाकी ये इसका रोटर है, यह घूमता है। तो रोटर का अंदरूनी स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना जो होती है वह कुछ इस प्रकार की होती है, जैसा कि आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है। रोटर में क्या होता है कि कॉपर या एल्युमिनियम के बार पड़े होते हैं, जिसको हम लोग छड़ भी कहते हैं। तो इसी छड़ को जब हम बनाते हैं, कॉपर एल्युमिनियम डाल के जब हम रोटर बनाते हैं तो ये एक पिंजरानुमा संरचना बनती है, जिसको हम लोग केज टाइप का रोटर कहते हैं। तो केज टाइप का रोटर यानी जो पिंजरा प्रारूपी रोटर होते हैं वह 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल केज और एक डबल केज। और इसी आधार पर मोटर का नाम भी पड़ जाता है सिंगल केज इंडक्शन मोटर या डबल केज इंडक्शन मोटर। उसी प्रकार से हमारा एक और इस रोटर को जब हम बाइंडिंग करते हैं, जैसे कि हमारे स्टेटर में बाइंडिंग होती है तो हमारा फेज बाउंड रोटर बन जाता है। और ये रोटर जिस मोटर में प्रयोग होता है उसको हम लोग फेज बाउंड इंडक्शन मोटर कहते हैं। इन सभी बातों के बारे में भी हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो टार्क हमारा इस रोटर में पैदा होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है।
तो सबसे पहले आइए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इंडक्शन मोटर में जो टार्क होता है वह सबसे पहली बात कि जो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को जब 3 फेज एसी सप्लाई से लगाते हैं, इसके स्टेटर को जब हम 3 फेज एसी सप्लाई से लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, 3 फेज वाइंडिंग होती है जिसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और जो रोटर तथा स्टेटर के बीच में एयर गैप होता है उसी में हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से घूमता है या तुल्यकाली गति से घूमता है। और जब ये घूमने वाला फ्लक्स इस रोटर कंडक्टर से लिंक करता है तो रोटर कंडक्टर में एक ईएमएफ पैदा होती है फैराडे के नियमानुसार। फैराडे साहब ने बताया था कि जब कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स यानी घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र किसी कंडक्टर से लिंक करता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है और जब रोटर कंडक्टर क्लोज हो यानी रोटर कंडक्टर क्या अपने आप में अगर क्लोज हो तो उसमें करंट भी बहने लगती है। तो यहाँ पर भी रोटर कंडक्टर जो होता है एंड रिंग के द्वारा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, इसमें करंट पैदा होती है और करंट जब कहीं पैदा होती है तो जिसके कारण इसमें टार्क भी पैदा होता है। तो आइए देखते हैं कि जो टार्क होता है रोटर में जो पैदा होने वाला टार्क होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टार्क होता है, जो बल आघूर्ण होता है, सबसे पहली बात कि जो रोटर में जो टार्क होता है यहाँ पर E2 से दिखाया गया है, इसको आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप, जो है इसको आप लिखेंगे कि रोटर में पैदा होने वाला बल आघूर्ण या रोटर टार्क है। ये क्या है आपका रोटर में टार्क है। यह रोटर में जो टार्क या बल आघूर्ण पैदा होता है उसको T2 से हम लोग दिखाते हैं, T2 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो टार्क होता है इतनी बातों पर आपका निर्भर करता है जो आगे लिखी हुई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए यह क्या लिखा गया है। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, रिलेटिव स्पीड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड कहते हैं, यानी सापेक्षिक गति कहते हैं। रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक गति, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लिप स्पीड भी कहते हैं, स्लिप स्पीड कहते हैं। और ये होती क्या है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जब हम स्टेटर को 3 फेज वाइंडिंग से कनेक्ट करते हैं तो घूमने वाला फ्लक्स पैदा होता है और उसकी स्पीड को हम लोग NS से दिखाते हैं, यानी सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं। और जिस स्पीड से हमारा रोटर घूमता है उसको N से दिखाते हैं। तो इसका जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव स्पीड या स्लिप स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्लिप स्पीड होती है ये कब कम होगी और कब ज़्यादा होगी, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि जब रोटर की स्पीड 0 होगी, यानी जब रोटर हमारा घूमेगा नहीं, स्थिर होगा, तो उस समय इसका अंतर बहुत अधिक होगा। इसका अंतर क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, बहुत अधिक होगा। तो उस समय रिलेटिव स्पीड का मान क्या होगा, अधिक होगा। और जब इसका अंतर बहुत कम हो, और बहुत कम कब होगा, जब हमारा रोटर अपने फुल स्पीड पर घूमेगा, फुल आरपीएम पर घूमेगा, जितने आरपीएम के लिए हमारा मोटर डिजाइन होता है, तो उस समय इसका अंतर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। तो यह हमारा रिलेटिव स्पीड होता है जिसको हम लोग स्लिप स्पीड भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ए बच्चे बात मत करिए, रिलेटिव स्पीड क्या होता है यह आपको समझ में आया होगा। तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वह किस पर डिपेंड करती है, जो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस पर डिपेंड करती है। और रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो रोटर में वोल्टेज पैदा होता है वह क्या होता है, अभी मैंने बताया कि जब घूमने वाला फ्लक्स रोटर कंडक्टर से लिंक करता है तो उसमें ईएमएफ पैदा होता है। और जब रोटर में ईएमएफ पैदा होगा और उसमें जो करंट पैदा होती है, और ये जो करंट किस पर डिपेंड करता है, जो यहाँ पर फ्लक्स हमारा पैदा होता है, जो घूमने वाला फ्लक्स पैदा होता है रोटर तथा स्टेटर के बीच में, इस पर डिपेंड करता है। तो ये रोटर फ्लक्स के कारण ही हमारा क्या होता है, टार्क पैदा होता है। रोटर फ्लक्स के कारण ही हमारा क्या होता है, टार्क पैदा होता है। तो ये जो टार्क होता है, इसी टार्क के बारे में हमको पढ़ना है। या किसी मोटर का जो टार्क होता है वह कम होता है, किसी मोटर का टार्क जो होता है मीडियम होता है, किसी मोटर का जो टार्क होता है वह अधिक होता है या हाई होता है। तो जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है उस तरह के मोटर को हम लोग प्रिफर करते हैं, उस तरह के मोटर का हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टार्क होता है, टार्क के हिसाब से हम लोग मोटरों का डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो टार्क होता है वह कुछ कंडीशन पर निर्भर करता है। इसके बारे में भी थोड़ी सी बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग इंडक्शन मोटर के टार्क की बात करते हैं तो उसमें हम लोग मेनली 2 कंडीशन की बात करते हैं। एक तो इंडक्शन मोटर जब स्थिर हो,
यानी स्थिर हो, और जब इंडक्शन मोटर रन कर रहा हो या कोई भी मोटर जब स्थिर हो या रन कर रही हो तो इसमें दो कंडीशन की बात करते हैं। तो स्टैंड स्टिल कंडीशन यानी स्थिर कंडीशन में मोटर में क्या कंडीशन बनती है और रनिंग कंडीशन में मोटर में क्या कंडीशन बनती है, ये दो अलग अलग पैरामीटर होते हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा रोटर स्थिर होता है यानी मोटर स्थिर होती है तो उस समय रोटर का रजिस्टेंस कैसा होता है, रोटर का रिएक्टेंस कैसा होता है, रोटर में पैदा होने वाला जो ईएमएफ है वह कैसा होता है, रोटर में इंड्यूस्ड होने वाली जो करंट होती है वह कैसा होती है, और जो हमारा पावर फैक्टर होता है। इन सभी बातों को हम लोग स्थिर अवस्था और रनिंग अवस्था दोनों में कंपेयर करके देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो आइए हम लोग टार्क से संबंधित दो बातें और सीखते हैं। क्या पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा टार्क है, ये हमारा क्या है, टार्क है, जिसके बारे में अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं। यह हमारा क्या है, टार्क है। यहाँ पर देखिए यह हमारा टार्क है, और टार्क की दो कंडीशन जैसा कि मैंने बताया, एक हमारी स्टार्टिंग कंडीशन होती है और दूसरा हमारा क्या होती है, रनिंग कंडीशन होती है। स्टार्टिंग कंडीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंड स्टिल कंडीशन भी कहते हैं। स्टार्टिंग मतलब जब मोटर स्टार्ट करते हैं तो उस समय उसका रोटर स्थिर होता है और कुछ समय बाद क्या होता है, रन करता है, और थोड़े समय बाद ही वो अपनी फुल स्पीड पर चलने लगता है। तो जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कंडीशन होती है, और जब उसका रोटर रन करने लगता है फुल स्पीड पर तब वह उसकी रनिंग कंडीशन होती है। आप ऐसे भी समझिए कि किसी भी मोटर की जो स्पीड होती है वह आरपीएम में दी गई होती है। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। मान लीजिए कोई मोटर जो है वह 2800 आरपीएम से घूम रही है, यानी एक मिनट में वह 2800 चक्कर कर रही है। तो वह 2800 चक्कर कब करेगी, एक मिनट में। पहले वह एक मिनट में एक चक्कर करेगी, दो चक्कर करेगी, ऐसे कुछ धीरे धीरे उसकी स्पीड पकड़ लेगी वह जस्ट एक मिनट में 2800 चक्कर। तो जब हम एट स्टार्टिंग कंडीशन की बात करते हैं, जब उसका रोटर स्थिर होता है तो ये सब बातें हम लोग देखते हैं, ये सब पैरामीटर होते हैं। और जब मोटर रन करने लगता है तो उसके पैरामीटर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो स्टार्टिंग कंडीशन में रोटर का रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग R2 से दिखाते हैं। ये R2 क्या है, रोटर का रेजिस्टेंस। ये स्टार्टिंग कंडीशन में जो रोटर का रेजिस्टेंस होता है उसको R2 से दिखाते हैं। यहाँ पर आपको लिखा भी गया होगा, जैसा लिखा है वैसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, और ये बहुत ही काम की चीज़ है आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो आइए देखते हैं कि R2 क्या है, रोटर का रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ रोटर है। और जो रोटर का रेजिस्टेंस होता है, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो रेजिस्टेंस होता है वह न तो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, न तो स्लिप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो है रोटर का रेजिस्टेंस आपको लिखा हुआ जैसे दिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर इधर की बात करें तो ये R2 जो होता है ये भी रोटर का रेजिस्टेंस होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है, जैसा कि आपको अभी बताया गया। उसके बाद अगर यहाँ पर X2 की बात करें, यहाँ पर X2 की बात करें, ये जो X2 होता है इसको क्या कहते हैं, रोटर का रिएक्टेंस। रोटर का रिएक्टेंस का मतलब रोटर का प्रतिघात। और रिएक्टेंस कहाँ बनता है, कहाँ पैदा होता है, जहाँ कहीं बाइंडिंग होता है, जहाँ कहीं कॉइल वाली नेचर होता है, वहाँ पर हमारा रिएक्टेंस बनता है। और ये जो रिएक्टेंस होता है इसको X2 से हम लोग दिखाते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं रोटर का रिएक्टेंस, यानी रोटर का प्रतिघात। तो जो रोटर का रिएक्टेंस होता है वह क्या होता है, जैसे रिएक्टेंस को हम लोग सामान्य भाषा में एक्सल से लिखते हैं, यानी जिसको हम लोग कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर क्या होता है, 2πfl। तो यहाँ पर हम लोग रोटर के रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग X2 यहाँ पर लिखे हैं। तो ये स्थिर अवस्था में रोटर का रिएक्टेंस X2 होगा, और रनिंग अवस्था में जो रोटर का रिएक्टेंस होगा उसको X2 डैश कहेंगे। X2 डैश का मतलब यह है कि रनिंग कंडीशन में जो रोटर का रिएक्टेंस होता है वह चेंज हो जाता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि X2 डैश क्या है, रोटर का रिएक्टेंस, और ये किस कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में है। तो ये X2 डैश बराबर अगर आप लिखेंगे तो X2 बराबर क्या होता है, 2π। ये रोटर की फ्रीक्वेंसी है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये फ्रीक्वेंसी और ये इंडक्टेंस है। तो यहाँ पर रोटर की जो फ्रीक्वेंसी है उसको FR से हम लोग लिखे हैं, और यह आपका इंडक्टेंस जिसको L से लिखे हैं। तो रोटर की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, बराबर होती है। तो FR की जगह
S इंटू एफ लिखेंगे, बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सेम वैसे ही लिखे हैं। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 पाई एफ एल यानी 2 पाई एफ एल एक साथ हमने लिख लिया और S को अलग लिख लिया। और 2 पाई एफ एल किसके बराबर होता है? यह रिएक्टेंस के बराबर होता है। यह किसके बराबर होता है? रिएक्टेंस के बराबर। और जो रोटर का रिएक्टेंस है उसको x2 हम लोग लिखते हैं। तो S इंटू x2 हमारा क्या हो जाएगा? रनिंग कंडीशन में हमारा रोटर का रिएक्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रनिंग कंडीशन में जो रोटर का रिएक्टेंस होगा, जिसको हम लोग x2 डैश कह रहे हैं, वह किसके बराबर होगा? S x2 के बराबर होगा। यानी S क्या है? वह स्लिप है और x2 क्या है? वह रोटर का रिएक्टेंस है। तो स्लिप क्या होता है? जब हमारा मोटर स्थिर होता है उस समय स्लिप का मान क्या होता है? 1 होता है। और जब 1 होता है तो स्लिप का मान अधिकतम होता है, क्योंकि स्लिप का मान 0 से 1 के बीच में होता है। और जब 1 यानी अधिकतम में किसी चीज़ से हम लोग गुणा करते हैं तो उसका मान क्या होता है? अधिकतम होता है। तो जब हमारा मोटर स्थिर होता है तब उस समय जो उसका रिएक्टेंस होता है, उसका रिएक्टेंस का मान अधिकतम होता है। और जब मोटर रन करता है तो स्लिप का मान कम होने लगता है, जिससे रनिंग कंडीशन में रोटर का रिएक्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये बातें आपको रोटर के रिएक्टेंस के बारे में देखना है, दोनों में कंपेयर भी करना है, अंतर क्या होता है। स्थिर अवस्था में रोटर का रिएक्टेंस x2 होता है और रनिंग कंडीशन में रोटर का रिएक्टेंस x2 डैश होता है। और x2 डैश किसके बराबर होता है? S इंटू x2 के गुणनफल के बराबर होता है। आगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आगे हम लोग देखने वाले हैं हमारा, जैसा कि यहाँ पर अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमारा है। तीसरा पॉइंट क्या है? यहाँ पर देखिए E2 क्या है? रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ है। रोटर में क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ है। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रोटर, यानी रोटर में जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है उसको E2 से हम लोग लिखते हैं। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट आपका छूट गया है, तो तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? E2 डैश हो जाएगा। E2 हमारा क्या हो जाएगा? डैश हो जाएगा। और E2 डैश जो होता है वह S इंटू E2 के बराबर होता है। S इंटू E2 के क्या होता है? बराबर होता है। जो रनिंग कंडीशन में रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है वह स्लिप इंटू जो स्टैंड स्टिल कंडीशन यानी स्थिर अवस्था में रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसके गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो यह बात वैसे ही है जैसे कि आपने रोटर रिएक्टेंस के बारे में देखा। जब S का मान 1 होता है तो रनिंग कंडीशन में जो ईएमएफ पैदा होता है और जो स्टार्टिंग कंडीशन में ईएमएफ पैदा होता है रोटर में, वो दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जैसे ही मोटर हमारी रन करती है तो उस समय स्लिप का मान 1 से कम होता है, तो हमारा रनिंग कंडीशन में जो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका मान क्या होने लगता है? फिर कम होने लगता है। तो ये बात आपको समझना है। फिर आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर चौथा पॉइंट अगर हम लोग देखें, चौथा पॉइंट ये हमारे पास है। चौथा पॉइंट आप देखिए, यह एफ आर क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की फ्रीक्वेंसी है। यानी जो रोटर में फ्रीक्वेंसी पैदा होती है वोल्टेज या करंट की, उसको एफ आर से लिखते हैं। और एफ आर बराबर क्या होता है? S इंटू एफ के होता है। जहाँ एफ क्या है? यह हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। S क्या है? हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। यह हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। और यह हमारी एफ आर क्या है? यह रोटर की फ्रीक्वेंसी है। तो यह स्टार्टिंग कंडीशन में हमारी स्लिप का मान क्या होता है? 1 होता है। स्टार्टिंग कंडीशन में जो अभी हम लोग इधर स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं और इधर रनिंग पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग कंडीशन में S बराबर क्या होता है? 1 होता है। स्लिप का मान कितना होता है? 1 होता है। तो एफ आर बराबर किसके हो जाएगा? एफ आर बराबर किसके हो जाएगा? एफ के। यानी जो रोटर फ्रीक्वेंसी होगी वह स्लिप फ्रीक्वेंसी के क्या होती है? बराबर होती है स्टार्टिंग कंडीशन में। वहीं पर अगर हम लोग रनिंग कंडीशन की बात करते हैं तो रनिंग कंडीशन में जो हमारी रोटर फ्रीक्वेंसी होती है वह स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी के क्या होती है? बराबर होती है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह E2 डैश वाली बात यहाँ पर लिखी गई थी। ये चौथे पॉइंट में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आगे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं Z2 क्या होता है? Z2 हमारा जो होता है वो रोटर इम्पीडेंस होता है। Z2 क्या होता है? स्टार्टिंग कंडीशन में रोटर का इम्पीडेंस होता है, जिसको हम लोग Z2 से प्रदर्शित करते हैं। और Z2 बराबर क्या होता है? R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। यह एक RLC सीरीज सर्किट जब आप पढ़ते हैं या AC सर्किट पढ़ते हैं तो वहाँ पर Z क्या होता है, जिसको हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं, यानी प्रति
बाधा कहते हैं। तो यहाँ पर इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा जिसको हम लोग Z2 से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि ये रोटर की प्रतिबाधा है, और Z2 बराबर क्या होता है R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर होता है। जैसा कि आपको ये एक ट्रायंगल से भी दिखाई दे रहा है, ये R2 हमारा रोटर का रेजिस्टेंस है और X2 क्या होता है, रोटर का रिएक्टेंस होता है। तो ये जो कर्ण होता है ये दोनों के क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आप पढ़े होंगे लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग मतलब x2 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग मतलब r2 का वर्ग, और यहाँ पर कर्णी जब हटाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, कर्णी में हो जाएंगी। तो ये हमारा Z2 जो है वह रोटर का इम्पीडेंस है, परंतु रनिंग कंडीशन में जो रोटर का इम्पीडेंस है वह चेंज हो जाता है और Z2 डैश हो जाता है, और Z2 डैश बराबर किसके हो जाएगा, R2 डैश। और जो रिएक्टेंस अभी पीछे आपने बताया था कि रनिंग कंडीशन में रिएक्टेंस SX2 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर रिएक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, SX2 का स्क्वायर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये रनिंग कंडीशन में हमारा रोटर का क्या हो जाता है, इम्पीडेंस हो जाता है। बाकी अगर आगे चीज़ें देखेंगे तो जब आप रोटर में बहने वाली करंट को देखेंगे, जिसको हम लोग किससे लिख रहे हैं, I2 से, यह हमारी स्टार्टिंग कंडीशन में है और यह क्या है, रोटर में बहने वाली करंट है। तो I बराबर आप पढ़े होंगे, I बराबर क्या होता है, I बराबर हमारा होता है V बटे क्या होता है, R होता है। जहां V क्या होता है, वोल्टेज होता है, और R क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ये DC के केस में ऐसा बताया जाता है, परंतु AC के केस में हमारा हो जाता है V बटे Z हो जाता है। V बटे ये R की जगह क्या हो जाएगा, Z, और Z अभी आपको बताया गया क्या होता है, R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो रोटर में बहने वाली करंट है उसको हम लोग I2 से लिख रहे हैं। I2 बराबर यह वोल्टेज यहाँ पर V है, तो यहाँ पर वोल्टेज को हमने E2 से लिखा क्योंकि यह रोटर में इंड्यूस्ड होने वाली क्या है, वोल्टेज है। तो E2 बटे Z2 होगा, और E2 के बराबर ही होता है स्टार्टिंग कंडीशन में, और Z2 किसके बराबर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर लिखे हैं R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो ये हमारा जो रनिंग स्टार्टिंग कंडीशन में रोटर में बहने वाली करंट होती है, I2 बराबर E2 बटे Z2 होता है, और E2 बराबर क्या होगा, E2 के, और Z2 बराबर आप इतना लिख सकते हैं। परंतु यहाँ पर रनिंग कंडीशन में हमारे जो रोटर में बहने वाली करंट है वह चेंज हो जाती है, क्योंकि रनिंग कंडीशन में हमारे स्लिप का मान क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब मोटर रन करते हैं स्लिप का मान 1 से हमेशा क्या होने लगता है, डाउन होने, कम होने लगता है, और वह 0 के करीब आता है। तो यह रनिंग कंडीशन में हमारी करंट चेंज हो जाती है, और करंट जब चेंज होगी तो वह किसके बराबर हो जाएगी, E2 डैश। चूंकि रनिंग कंडीशन में हमारा जो वोल्टेज होता है वह E2 डैश के बराबर हो जाता है, और जो इम्पीडेंस होता है वह Z2 डैश के बराबर हो जाता है। और जो हमारा जो यह इंड्यूस्ड EMF E2 डैश है वह किसके बराबर, आपने अभी ऊपर देखा था, SE2 के बराबर होता है, और Z2 डैश किसके बराबर होता है, R2 का स्क्वायर प्लस SX2 के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो जो रनिंग कंडीशन में हमारी करंट होती है वह इतने के बराबर हो जाती है। इसी के साथ साथ हम जो इंडक्शन मोटर की पावर फैक्टर की बात करते हैं, जिसको हम लोग cos phi से डिनोट करते हैं। तो cos phi क्या होता है, इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर की बात करें तो यहाँ पर अगर हम लोग पावर फैक्टर की बात करें तो यह पावर फैक्टर cos phi 2 बराबर क्या होगा, R2 बटे Z2 होता है। पावर फैक्टर का फार्मूला होता है R2 बटे Z2। यह बात आप जो है ट्रायंगल से भी निकाल सकते थे, वहाँ पर cos phi का मान निकालेंगे तो cos phi का मान, cos phi बराबर क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो आपने पीछे ट्रायंगल यहाँ पर बनाया था, यहाँ से अगर यहाँ पर cos phi का मान निकालें या phi 2 का मान निकालें तो क्या होगा, आधार बटे क्या होता है, हमारा कर्ण होता है। तो यह आधार Z2 बटे क्या हो जाए, R2 बटे क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से R2 बटे Z2 हो जाएगा। ये बैठिए, तो यह R2 बटे Z2 का मान आपने फिर यहीं पर रख दिया, R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। तो ये हमारा पावर फैक्टर ये निकल के आता है, और रनिंग कंडीशन में हमारा जो पावर फैक्टर होता है वह चेंज हो जाता है, उसको cos phi 2 डैश से लिखते हैं, और cos phi 2 डैश बराबर क्या होगा, R2 बटे Z2 डैश। R2 का मान चूंकि चेंज नहीं होता है, वह स्टार्टिंग में जितना रहता है उतना रनिंग कंडीशन में भी उतना ही रहता है। तो R2 को R2 लिखते हैं, और Z2 को हम लोग क्या लिखेंगे, R2 का स्क्वायर प्लस SX2 का स्क्वायर। तो यह हमारा कंडीशन होती है। तो इसमें चेंज क्या होता है, क्या हमारा चेंज नहीं होता है, यह आपको ध्यान में देना है। स्टार्टिंग कंडीशन में जो चीज़ें होती हैं वह रनिंग कंडीशन में चेंज हो जाती हैं। स्टार्टिंग कंडीशन में जो हमारे पैरामीटर होते हैं वह रनिंग कंडीशन में चेंज हो जाते हैं, बस आपके रजिस्टेंस को छोड़कर।
स्टार्टिंग कंडीशन में रेजिस्टेंस जो रहता है वही रेजिस्टेंस रनिंग कंडीशन में भी रहता है। बाकी स्टार्टिंग कंडीशन में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, सॉरी रिएक्टेंस होता है, हम लोग वोल्टेज की बात करें, करंट की बात करें, इंपेडेंस की बात करें या पावर फैक्टर की बात करें, तो ये सभी के सभी पैरामीटर रनिंग कंडीशन में चेंज हो जाते हैं। और ये क्लास बताना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आगे जब टार्क इक्वेशन आप लोग पढ़ेंगे, स्टार्टिंग कंडीशन में इंडक्शन मोटर में क्या टार्क होती है और रनिंग कंडीशन में इंडक्शन मोटर में क्या टार्क होती है, तो ये चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है, वहाँ पर फिर इसको बताया नहीं जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करिए और इसका एक प्रॉपर नोट भी बनाइए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक ये चीज़ें आपको कंफर्म नहीं होगी, इसलिए ये चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है। ये 6-7 पॉइंट जो कि इंडक्शन मोटर से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग कंडीशन में मोटर में जो हमारे टार्क पैदा होती है उसका क्या इक्वेशन होता है और रनिंग कंडीशन में मोटर में जो टार्क पैदा होती है उसके लिए क्या इक्वेशन होती है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो में अपना सुझाव ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कोई कमी हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।